नमः संस्कृताय। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ चुके थे और इसके आगे कुछ स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना था। और आगे अब जानते कि जो वर्णमाला है ये वर्णमाला है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते थे। वर्णमाला में क्या होते थे? स्वर और व्यंजन। स्वर मैंने बता दिए थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक में कौन आते हैं, द्विमात्रिक में कौन, त्रिमात्रिक में कौन, इस तरह से स्वरों के बारे में वर्णन हो चुका था। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? व्यंजन की आधी मात्रा होती है, अर्धमात्रिक। व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक। और मैंने बताया था कि जो व्यंजन है, व्यंजन 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 त्रिधा संति। व्यंजन त्रिधा संति। इसका मतलब है कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा लिख दिया जाएगा व्यंजन और यहाँ पे ब्लैंक और इधर संति, तो क्या भरेंगे? त्रिधा। त्रिधा का मतलब 3 प्रकार के होते हैं। पहला था स्पर्श। पहला क्या था? स्पर्श। और दूसरा था अंतस्थ। दूसरा था अंतस्थ। और तीसरा था ऊष्म। तीसरा क्या है? ऊष्म। पहला व्यंजन का पहला भाग स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ठीक है। स्पर्श का सूत्र मैंने बताया था, का दयो मवसाना। का दयो मवसानः स्पर्शः। का दयो मवसानः स्पर्शः। इसका मतलब होता था का से लेकर माँ तक सभी व्यंजन क्या होते थे? सभी स्पर्श होते थे। स्पर्श होते थे। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन को दूसरा स्पर्श व्यंजन को और क्या क्या नाम से जानते हैं? जैसे कि स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित व्यंजन। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती थी? इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25। ठीक है। इनका दूसरा नाम उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें 5 वर्ग आते थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों के व्यंजन जो भी होते थे उन सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या फिर इन्हीं को उदित व्यंजन कहते हैं, या इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। का वर्ग जो है इसका उच्चारण कंठ से किया जाता था, ऐसा बताया था हमने। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से किया जाता था। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है। ये इतना हम लोग बता चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इस अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। जैसे कि स्पर्श का सूत्र क्या था? कादयो मवसाना स्पर्शा। स्पर्श का सूत्र क्या था? कादयो मवसाना स्पर्शा। ऐसे ही अंतस्थ का सूत्र है यड़ो अंतस्था। सूत्र क्या है? यड़ो अंतस्था। इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि यड़ प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो क्या कहे जाते हैं? अंतस्थ कहे जाते हैं। अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। जैसे कि यड़ में या, रा, ला और वा।
इतने व्यंजन आते हैं। कितने व्यंजन आते हैं? या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये कितने होते हैं? 4। अच्छा, इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं? अंतस्थ इसलिए कहते हैं कि इनको उच्चारण करने में क्या होता है कि अंदर की वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। कभी कभी इन्हीं में से अर्ध स्वर पूछ लिया जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन होते हैं। तो इनमें से या और वा को क्या कहा जाता है? या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, जैसे हम हुआ लिखते हैं तो एक तो हम हुआ इस प्रकार लिख सकते हैं, और अगर हम इसी को दूसरी तरह से लिखें तो कभी कभी हुआ ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा हिंदी की किताबों में, जैसे हुई होता है, एक तो हम हुई ऐसे लिख सकते हैं या फिर हुई इस प्रकार लिख सकते हैं। कहने का मतलब वा और या स्वर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्वर का। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वा और या को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये आधे स्वर की गणना में आते हैं। तो अंतस्थ का सूत्र क्या है? यड़ो अंतस्था। यड़ प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? यड़ प्रत्याहार में। और यड़ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला, वा। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। इन 4 वर्णों में अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? या और वा को। क्यों? क्योंकि ये स्वर का भी काम करते हैं, दोनों प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अब हम लोग ऊष्म का अगला प्रकार पढ़ते हैं व्यंजन का। अगला व्यंजन का कौन सा प्रकार है? ऊष्म। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ऊष्म ये लिखा है, इसका सूत्र होता है सलहा। सूत्र क्या होता है? सलहा ऊष्माणः। सूत्र होता है सलहा ऊष्माणः। इसका मतलब है कि इसमें सल प्रत्याहार आता है। क्या आता है? सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। और ऊष्म वर्ण को ऊष्म वर्ण क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण करने में ऊष्म मीन्स होता है गर्म। ऊष्म मीन्स क्या होता है? गर्म। इनके उच्चारण करने में अंदर से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो इनका सल प्रत्याहार है और सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म प्रत्याहार में सल वर्ण आते हैं। तो सल प्रत्याहार में कौन कौन और कितने वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं तीनों सा, सा और शा। ठीक है, और हा आता है। तो ये कितने, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। तो जैसे अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 थी और ऊष्म वर्ण की भी संख्या 4 थी, और स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी थी? ये स्पर्श वर्ण की संख्या 25 थी। ठीक है, तो इस तरह से कौन कौन से ऊष्म वर्ण होते हैं? सा और हा। अगर इसमें से उच्चारण स्थान पूछ लें तो इस सा को क्या कहा जाता है? तालव्य सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य सा कहा जाता है। और इस सा को क्या कहा जाता है? इस सा को मूर्धन्य सा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है और इसका उच्चारण तालु से किया जाता है। ठीक है, और इस सा को दंतव्य सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतव्य सा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण दंत से किया जाता है। और हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, तो ये चारों उच्चारण स्थान आपने जान लिए, और इधर वर्ग के उच्चारण स्थान भी मैंने बता दिए थे। अब इसके उच्चारण स्थान मैंने नहीं बताए थे, तो अभी बता दे रहे। और ये यहाँ पे क्या है कि जो या है इसका उच्चारण स्थान तालु है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और रा का उच्चारण स्थान क्या है?
रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। रा किससे बोला जाता है? मूर्धा से। और ला किससे बोला जाता है? ला का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत है। और वा का उच्चारण स्थान क्या है? ये वा का उच्चारण स्थान बहुत मोस्ट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। इसका मतलब ये दांत और ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। किससे उच्चारित किया जाता है? दांत और ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने इस यहाँ कुछ सरल से उच्चारण स्थान और कौन से वर्ण किसमें आते हैं। ये व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं? व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्पर्श। स्पर्श का सूत्र है कादयो म वसानः। कादयो म वसानः। का से मा तक। आपसे पूछा जाए का से मा तक वर्णों को, व्यंजन को क्या कहा जाता है? स्पर्श। और या रा ला वा को क्या कहा जाता है? अंतस्थ। स और हा को क्या कहा जाता है? ऊष्म। स्पर्श का सूत्र क्या है? का दयो म वशाना। अंतस्थ का सूत्र क्या है? यड़ो अंतस्था। अंतस्थ का सूत्र क्या है? यड़ो अंतस्था। ऊष्म का सूत्र क्या है? सलह ऊष्माणा। या इसको ब्लैंक कर सकते हैं, या इसका प्रत्याहार पूछ सकते हैं, या इसकी कोई छोटी मोटी सी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इस प्रकार ये व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार हुए। इसके अलावा भी एक प्रकार होता है। इसके अलावा भी एक प्रकार होता है। ये कौन सा होता है इसके अलावा एक प्रकार? ये देखो, इन तीनों के अलावा एक व्यंजन का प्रकार होता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि इनको, ये संख्या में तो चौथे नंबर पे आता है व्यंजन में, लेकिन इसको संयुक्त व्यंजन को व्यंजन में नहीं गिना जाता है। संयुक्त व्यंजन को व्यंजन में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि इसमें जो भी व्यंजन आते हैं वो जिन व्यंजन से मिलके बने होते हैं उनकी हम गिनती पहले 3 प्रकार के व्यंजनों में कर चुके होते हैं, इसलिए वहां पर इनकी गिनती नहीं होती है। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि ऐसे व्यंजन जो किसी 2 व्यंजन से मिलकर बने हों। ऐसे व्यंजन जो किसी 2 व्यंजन से मिलकर बने हों, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें कितने आते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। सबसे पहले है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी गिनती जरूर नहीं की जाती है, लेकिन ये खूब पूछ लिया जाता है कि ये छा जो है ये किन व्यंजन से मिलके बना है, और त्रा है ये किस व्यंजन से मिलके बना है, ज्ञा किस व्यंजन से मिलके बना। इस प्रकार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये छा है, ये का और सा से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? का और सा से मिलके बना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे हलंत होगी या फिर इस पे? इन दोनों पे हलंत होगी। अगर हम यहाँ आ बना दें तो ये पूर्ण छा जो इस तरह से बना है, इसका इस तरह से रूप बन जाएगा। तो का और सा प्लस आ से किसका निर्माण हुआ? छा का। और ता प्लस रा प्लस आ से किसका निर्माण हुआ? त्रा का। क्योंकि एक व्यंजन में क्या होता है, सभी व्यंजन के साथ आ स्वतः ही लगा होता है। सभी व्यंजन के साथ आ स्वतः ही लगा रहता है। क्योंकि जैसे मान लो अगर छा जो व्यंजन के रूप में बनाए तो हम इस पे हलंत लगाएंगे, और जब हम इस पे हलंत लगाएंगे तो हम ये आ इसके साथ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पूर्ण लिखा है, मतलब कि स्वर सहित लिखा है, तो हम इसके साथ आ बनाएंगे। ठीक है। और ज्ञा किससे मिलके बना है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जा प्लस
या से मिलके बना है गया। किससे मिलके बना है? जा प्लस या से मिलके बना है गया। ठीक है। और स्रा किससे मिलके बना है? सा प्लस रा से मिलके बना है स्रा। तो ये इस प्रकार से दो दो व्यंजन से मिलके बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। अगर मान लो ये आ यहाँ नहीं लिखा है तब भी ये सही है, बट इस पे क्या हो जाएगा? हलंत लग जाएगा। अगर हलंत नहीं लगा है तो इसके साथ आ बनाया जाएगा, और हलंत लगा है तो इसके साथ आ नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। इस तरह से व्यंजन पूर्ण रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्पर्श, स्पर्श और अंतस्थ, अंतस्थ और ऊष्म। ये 3 को तो गिनते हैं कि ये 3 प्रकार का माना जाता है संस्कृत वर्णमाला में, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन होता है इसका भी अपना रोल है, क्योंकि इससे किन किन से मिलके बने हैं ये पूछा जाता है। ठीक है। या फिर ये पूछ रहे कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। मान लो 3 ये शब्द दे दिए, ऐसे दे दिए छा, त्रा और ज्ञा, और एक दे दिया लरा, और आपसे बोला कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये लरा। क्यों? पहले तो ये स्वर है और दूसरा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इस तरह से कोई व्यंजन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे है कि आपने सुना होगा यम वर्ण किसे कहते हैं? यम वर्ण किसे कहते हैं? यम वर्ण किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? यम वर्ण। क्या? यम वर्ण। यम वर्ण क्या होता है? का, खा, गा और घा। इन 4 वर्णों के बाद में क्या होगा? का, खा, गा, घा। इन 4 वर्णों के बाद में, इन 4 वर्णों के बाद में, कहां पे? बाद में, मतलब कि इन 4 वर्णों के बाद में कोई पंचम वर्ण हो तो उसे यम वर्ण कहा जाता है। ठीक है। यम वर्ण किसे कहते हैं? का, खा, गा, घा के बाद में कोई भी पंचम वर्ण हो तो उसे यम वर्ण या यम शब्द कहा जाता है। जैसे मान लो कोई एक शब्द था कि ये का था और इसके बाद कोई 5वां अक्षर हो, 5वें अक्षर 5 हैं, तो माँ अपना 5वां अक्षर है तो ये कम लिखा, एक तरह से क्या लिखा? कम। लेकिन आपसे कहा जाए ये जो कम है ये किस प्रकार का शब्द है, तब उसमें से आंसर होगा कि ये यम शब्द है, यम वर्ण प्रकार का शब्द है। क्योंकि यहाँ जो ये का आया है, का के तुरंत बाद 5वां वर्ण आ गया, तो ऐसे संयोग को यम वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है यम वर्ण की? यम वर्ण की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने लिखा इन 4 के बाद अगर कोई पंचम आए तो ही यम वर्ण कहेंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई यम वर्ण की संख्या? 4। और इस तरह से एक तरह का यम वर्ण भी होता है। ठीक है। और देखो और क्या है कि वैसे तो माहेश्वर सूत्र में अगर माहेश्वर सूत्र में बात करें कि माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण हैं, तो आपका आंसर होगा 42। ठीक है। माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण कितने हैं? 42। इसमें से 9 क्या हैं? 9 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 हैं। ठीक है। 9 स्वर हैं और व्यंजन 33 हैं। लेकिन क्वेश्चन ये हो कि पाणिनीय के अनुसार, किसके अनुसार? पाणिनी के अनुसार, पाणिनी के अनुसार वर्णमाला में वर्ण हैं। क्या हैं? वर्ण हैं। तब आपका आंसर
63 या 64 सही हो सकता है। 63 या 64 सही हो सकता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पाणिनि के अनुसार वर्णमाला में वर्ण 63 या 64। ठीक है, आगे देखेंगे कि अगर कहा जाए कि माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण 42 और स्वर की संख्या 9, व्यंजन की संख्या 3। इसी में आपको जैसे मैंने बताया था अभी स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, और आपको बता दिया व्यंजन 3 होते हैं। इस तरह से एक और डेफिनेशन होती है, ये क्या होती है कि संस्कृत वर्णमाला में कुछ अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। संस्कृत वर्णमाला में क्या होते हैं? अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अच्छा, अयोगवाह क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं या फिर व्यंजन होते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए कि अयोगवाह स्वर होते हैं या व्यंजन, तो आप क्या कहेंगे? जो अयोगवाह होते हैं ये स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी हैं। क्या है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कड़ी का काम करते हैं। इसीलिए अयोगवाह क्या है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? सबसे पहले होता है आपका अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। दूसरा होता है विसर्ग। दूसरा क्या होता है? विसर्ग। और तीसरा होता है जिह्वामूलीय। 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 चौथा होता है उपाध्य। उपाध्य मानीय। उपाध्य मानीय। एक मिनट स्टॉप करना। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अनुस्वार है इसका आपका दिखाई दे रहा इस प्रकार का साइन होता है, चिन्ह होता है। किसका होता है? अनुस्वार का, इस तरह। और विसर्ग में आपको 2 बिंदु लगे दिखाई देते हैं। जिह्वामूली वर्ड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जैसे का और खा के बाद, का और खा के बाद क्या होता है? का के और खा के बाद इस तरह के चिन्ह होते हैं, ये अर्ध विसर्ग के चिन्ह होते हैं। का और खा के बाद ये 2 वर्ड क्या कहे जाते हैं? जिह्वामूली। और उपाधमानी में क्या होता है? पा और फा पर, पा और फा पर आपका इस प्रकार से अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है। पा और फा पर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, तो अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को कहते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? 4। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपाधमानी। अनुस्वार इस प्रकार से होगा, विसर्ग और जिह्वामूली आपका का और खा पे अर्ध विसर्ग लगी रहेगी। उपाधमानी में पा और फा पर अर्ध विसर्ग लगी रहेगी। ठीक है, तो ये इधर इस तरह से होते हैं। और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये व्यंजन या स्वर, ये क्या है? वर्ण। वर्ण जो होता है, वर्ण की संस्कृत में क्या परिभाषा है? कभी कभी एक शॉर्ट में बिल्कुल छोटे शब्दों में पूछ लिया जाता है कि वर्ण की क्या परिभाषा है। तो वर्ण होता है कि ना छरती, ना छरती, छरती इति, इति अक्षरः। ना छरती इति अक्षरा। कहने का मतलब जिसका और खंड ना किया जाए, जिसके और टुकड़े ना किया जाए, उसे अक्षर कहते हैं या फिर वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और जो वर्ण होते हैं इसमें एक मात्रा का, जो एक मात्रा का वर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है?
ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व ऐसे पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। दो मात्रा किसकी होती हैं? दो मात्रा किसकी होती हैं? दो मात्रा होती हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती हैं? दो मात्रा होती हैं। और तीन मात्रा किसकी होती हैं? तीन मात्रा किसकी होती हैं? तीन मात्रा प्लुत स्वर की होती हैं। किस स्वर की होती हैं? तीन मात्रा प्लुत स्वर की होती हैं। अब आपसे कह दिया जाए कि जो व्यंजन होते हैं ये कितनी मात्रा के होते हैं? जो व्यंजन होते हैं ये इनकी कितनी मात्रा होती है? इनकी होती है अर्ध मात्रा, मतलब आधी मात्रा। तो इस तरह से कभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि एक मात्रा का ह्रस्व स्वर होता है और दो मात्रा का उच्चारण करने का जो समय लगता है उतने बड़े दीर्घ स्वर होते हैं, और तीन मात्रा का समय लगने वाले प्लुत स्वर कहे जाते हैं, और आधी मात्रा के व्यंजन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब कि जो एक मात्रा काल है, एक मात्रा काल है, ये इसमें कितना समय लगता है? एक मात्रा काल में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे कि जो पलक झपकने में समय लगता है, पलक झपकने में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पलक झपकने के समय को क्या कहा जाता है? तो एक मात्रा काल। जैसे कि जो एक मात्रा इसमें लग रही थी, जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं उस उतने ही समय को एक मात्रा काल कहा जाता है। पलक झपकने के समय को या काल को एक मात्रा काल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से व्यंजन के बारे में और स्वर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इतने सभी व्यंजन के अलावा एक व्यंजन का और प्रकार होता है। एक व्यंजन का और प्रकार कौन सा होता है? जैसे कि होता है उच्छिप्त व्यंजन। क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन। इसे देख लेंगे। ये सिर्फ इसमें दो वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से वर्ण आते? कभी कभार पूछ लिए जाते। उच्छिप्त व्यंजन में दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे डा बना देंगे और ढा बना देंगे, और इसी के नीचे ये बिंदु लगा देंगे। इन दो वर्णों को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, एक व्यंजन। तो हम लोगों ने स्वर और व्यंजन क्या होते हैं इन सभी के बारे में जान लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।